नारायण दत्त तिवारी को तो आप जरूर जानते होंगे। नारायण दत्त तिवारी या एनडी तिवारी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वो उत्तर प्रदेश के 3 बार और उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के अलावा 2007 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे तब उस समय एक तेलुगु चैनल ने उनका एक वीडियो प्रसारित किया था। उस वीडियो में वो राजभवन के बिस्तर पर 3 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे थे। इसकी वजह से एनडी तिवारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नारायण दत्त तिवारी एक बार फिर तब चर्चाओं में आए थे जब दिल्ली के रोहित शेखर नाम के एक युवक ने दावा किया कि एनडी तिवारी उसके पिता हैं। एनडी तिवारी रोहित शेखर के इन आरोपों को नकारते रहे, पर रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला शर्मा अपनी बात पर अड़े रहे। साल 2008 में यह मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट के निर्देश पर एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जो रोहित शेखर से मैच कर गया। आखिरकार एनडी तिवारी को उज्ज्वला और बेटे रोहित शेखर को अपनाना पड़ा। साल 2014 में करीब 89 साल की उम्र में एनडी तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा से शादी कर ली। 18 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में एनडी तिवारी की मृत्यु हो गई। पिता की मौत के कुछ ही महीनों बाद साल 2019 में रोहित शेखर तिवारी की बहुत ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हमारी आज की कहानी इसी रोहित शेखर की है। रोहित शेखर को पिता का नाम मिलने के बाद उनकी मां उज्ज्वला बहू की तलाश में जुट गईं। रोहित शेखर ने भी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना ली। साल 2017 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रोहित शेखर को अपूर्वा शुक्ला नाम की एक महिला पसंद आ गई। अपूर्वा शुक्ला इंदौर की रहने वाली थी और वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थी। वहीं अपूर्वा के पिता पीके शुक्ला इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। रोहित ने अपनी मां को भी अपूर्वा की प्रोफाइल दिखाई। उन्हें भी अपूर्वा अच्छी लगी। उधर अपूर्वा भी रोहित की प्रोफाइल से बहुत प्रभावित थी। रोहित के बायो में पिता का नाम एनडी तिवारी लिखा हुआ था। साथ में एनडी तिवारी के पदों का भी सिलसिलेवार ब्यौरा था। एक्स सीएम यूपी, उत्तराखंड, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर। अपूर्वा की राजनीति में भी बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए अपूर्वा को रोहित के साथ अपना भविष्य मजबूत होता दिखा। रोहित और अपूर्वा ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। दोनों की पहली मुलाकात लखनऊ में हुई। उनकी ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। दोनों के बीच तुरंत दोस्ती हो गई। आगे चलकर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों करीब 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। रोहित शेखर की मां के मुताबिक रोहित और अपूर्वा जनवरी 2018 में एक दूसरे से दूर हो गए। दोनों के बीच ये दूरी मार्च 2018 तक रही। मां उज्ज्वला का कहना था कि ये दूरी रोहित ने ही बनाई थी। वो अपूर्वा से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को अचानक दोनों उज्ज्वला के पास गए और एक दूसरे से शादी की इच्छा जाहिर कर दी। आखिरकार 12 मई 2018 को रोहित शेखर और अपूर्वा ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में शादी कर ली। शादी में कई वरिष्ठ राजनेता, अफसर और दिल्ली के कई जाने माने लोग शरीक हुए। बेटे की शादी से उज्ज्वला बहुत खुश थी। रोहित और अपूर्वा भी बहुत खुश थे। शादी के बाद अपूर्वा दिल्ली के रिहायशी इलाके में रोहित के डिफेंस कॉलोनी वाले घर में रहने चली गई। वहीं रोहित की मां उज्ज्वला देवी तिलक लेन के सरकारी आवास में रहती थीं। रोहित और अपूर्वा की शादी को अभी 1 साल होने ही वाले थे कि तभी तिवारी परिवार में एक बेहद दुखद घटना हुई। 16 अप्रैल 2019 की शाम को रोहित शेखर की तबीयत खराब हो गई। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने रोहित शेखर की जांच की तो पता चला रोहित शेखर की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद रोहित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रोहित की इस असामयिक मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया था। पत्नी अपूर्वा, जिसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुए थे, विधवा बन गई। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। माँ उज्ज्वला, भाई सिद्धार्थ, पत्नी अपूर्वा, इन सभी का कहना था कि रोहित शेखर की स्वाभाविक मौत हुई है, क्योंकि रोहित शेखर हृदय रोग से जूझ रहे थे। पर जब 19 अप्रैल को रोहित शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब सभी हैरान हो गए। एम्स में 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने रोहित की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि रोहित की मौत दम घुटने
और गला घोंटने से हुई है। रोहित के गले पर चोट के निशान भी मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित की मौत का समय 15-16 अप्रैल की दरमियानी रात के करीब 1 बजे का था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। रोहित की मौत से पहले की बात है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को था। जांच में पता चला कि रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए कार से काठगोदाम उत्तराखंड गए थे। अपूर्वा दिल्ली में ही रुक गई थी। मां उज्ज्वला दूसरी कार में रोहित की कार के साथ चल रही थी। जब मतदान हो गया तो 15 अप्रैल की रात लगभग 9:45 पर रोहित और उनकी मां वापस दिल्ली आ गए। लौटते समय रोहित की कार उनका ड्राइवर अखिलेश चला रहा था। ड्राइवर सीट यानी अखिलेश के बगल में नौकर गोलू बैठा था। वहीं पिछली सीट पर रोहित शेखर, उनकी एक महिला रिश्तेदार और एनडी तिवारी के समय उनका काम देखने वाले एक व्यक्ति बैठे थे। रोहित के पास जो महिला रिश्तेदार बैठी थी वो उसका पति और उनका बच्चा उज्ज्वला के साथ ही रहते थे और वो रोहित के परिवार के सदस्य जैसे थे। वो महिला रिश्ते में रोहित की भाभी लगती थी। दिल्ली पहुंचकर उज्ज्वला तिलक लेन वाले अपने आवास पर चली गई। फिर रात करीब 10:45 पर वो डिनर के लिए महिला रिश्तेदार के साथ डिफेंस कॉलोनी आ गई। सबने वहीं डिनर किया। उस समय तक रोहित एकदम स्वस्थ लग रहा था, बस वो नशे की हालत में था। डिनर के बाद रोहित ने अपनी मां और उस महिला रिश्तेदार को उनकी कार तक छोड़ दिया। उज्ज्वला उस महिला के साथ करीब 11:30 बजे तिलक नगर के लिए निकल गईं। अगले दिन यानी 16 अप्रैल 2019 की दोपहर 2 बजे की बात है। उज्ज्वला अपने सरकारी आवास से बेटे रोहित शेखर के डिफेंस कॉलोनी वाले घर पहुंची। वहां पर उज्ज्वला अपनी बहू अपूर्वा से मिली। उन्होंने अपूर्वा से अपने बेटे के बारे में पूछा। पता चला कि रोहित रात से ही सो रहा है। घर के सभी लोग जानते थे कि रोहित को इंसोम्निया है, अनिद्रा की बीमारी है। वो रात को देर तक जगा रहता है और दिन में देर से सोकर उठता है। इसीलिए मां उज्ज्वला ने भी रोहित को उठाने की कोशिश नहीं की। वो रोहित के ड्राइवर अखिलेश को लेकर साकेत के मैक्स अस्पताल चली गई, जहां उन्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना था। उधर डिफेंस कॉलोनी में शाम करीब 4 बजे अपूर्वा ने नौकर गोलू को रोहित को जगाने के लिए उसके रूम में भेजा। गोलू जब रोहित के रूम में गया तो उसने देखा कि रोहित बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ है और उसके नाक से खून बह रहा है। इसके बाद अपूर्वा ने तुरंत अपनी सास उज्ज्वला को कॉल करके रोहित के बीमार होने की खबर दी। उस समय उज्ज्वला मैक्स अस्पताल में ही थी। अपने बेटे के बारे में ये बात सुनकर उज्ज्वला घबरा गई। उन्होंने तुरंत मैक्स हॉस्पिटल से अपने बेटे के घर एम्बुलेंस भेजने को कहा। तत्काल हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस डिफेंस कॉलोनी की ओर दौड़ने लगी। एम्बुलेंस में उज्ज्वला भी बैठी थी। जब एम्बुलेंस डिफेंस कॉलोनी पहुंची तब उज्ज्वला ने देखा कि उनकी बहू अपूर्वा अपने पति रोहित के निष्क्रिय हो चुके शरीर को कार में ले जाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी जल्दी रोहित को कार से निकालकर एम्बुलेंस में रखा गया और मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्राइम ब्रांच के सामने रोहित शेखर की मौत से पहले तक की सारी घटनाएं साफ हो गईं। रोहित शेखर की मौत से पर्दा उठाने के लिए क्राइम ब्रांच डिफेंस कॉलोनी वाले घर के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी। पता चला कि रोहित शेखर की मौत वाले दिन घर के अंदर रोहित के अलावा कुल 6 लोग मौजूद थे। भाई सिद्धार्थ, पत्नी अपूर्वा, नौकर गोलू, मार्था, डिम्पी और ड्राइवर अखिलेश। इनके अलावा घर में गोलू के 3 बच्चे भी मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ना कोई व्यक्ति बाहर से घर के अंदर गया, ना कोई घर से बाहर ही गया। यानी यह सुनिश्चित हो गया कि रोहित का कातिल घर का ही कोई आदमी था। घर के ग्राउंड फ्लोर पर उज्ज्वला के बड़े बेटे सिद्धार्थ का कमरा था। ग्राउंड फ्लोर के पिछले हिस्से में नौकरानी डिम्पी रहती थी। वहीं पहली मंजिल पर रोहित का कमरा, फिर अपूर्वा का कमरा और ड्राइवर अखिलेश का कमरा था। अपूर्वा और रोहित अलग अलग कमरों में रह रहे थे। नौकर गोलू और उसका परिवार दूसरे मंजिल पर रहता था। सबसे बड़ी बात एक ये थी कि घर में 7 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनमें से रोहित के कमरे के पास वाला सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा था, या शायद किसी ने जानबूझकर उसे खराब कर दिया था। इसीलिए क्राइम ब्रांच को ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर
निर्भर रहना पड़ा। इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर क्राइम ब्रांच ने 3 संदिग्धों को चिन्हित किया। रात का खाना खाने के बाद रोहित रात 11 बजे के बाद पहली मंजिल पर गया। ड्राइवर अखिलेश रात करीब 11:30 बजे पहली मंजिल पर गया। फिर नौकर गोलू करीब 12 बजे पहली मंजिल पर गया। रात करीब 12:30 बजे के बाद रोहित की पत्नी अपूर्वा पहली मंजिल पर जाते हुए दिखी। हालांकि जांच अधिकारियों का शक गोलू, अखिलेश और अपूर्वा इन तीनों पर जा रहा था, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोहित की मौत का जो समय था वो रात करीब 1 बजे का था। उस समय सीसीटीवी फुटेज में पहली मंजिल पर पत्नी अपूर्वा की ही मौजूदगी दिख रही थी। तिवारी परिवार की प्रॉपर्टी को देखते हुए क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच को एक बात पता चली, एनडी तिवारी ने रोहित के नाम कोई भी संपत्ति नहीं की थी। रोहित और उसके परिवार के पास जो भी पैसा था वो फिक्स डिपॉजिट में रखा था। डिफेंस कॉलोनी वाला घर रोहित की मां उज्ज्वला के नाम पर था। उज्ज्वला की वसीयत में घर की कीमत का 60% हिस्सा उनके बेटे रोहित शेखर को और 40% हिस्सा उनके दूसरे बड़े बेटे सिद्धार्थ को मिलना था। अगर दोनों भाइयों में किसी एक भाई की मौत हो जाती तो उसका हिस्सा दूसरे भाई को मिल जाता। उज्ज्वला के बड़े बेटे सिद्धार्थ ने शादी नहीं की थी। सिद्धार्थ ने रोहित की मौत से कुछ समय पहले यह ऐलान किया था कि वो अपना हिस्सा उस महिला रिश्तेदार के बेटे के नाम कर देंगे, जिस महिला रिश्तेदार का परिवार काफी समय से उनके परिवार के साथ रह रहा था। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में जितने भी लोगों से पूछताछ की, उनमें अपूर्वा की भूमिका सबसे संदिग्ध लग रही थी। एक तो सीसीटीवी के मुताबिक रोहित की मौत के समय पर पहली मंजिल पर अपूर्वा मौजूद थी। दूसरा, जब रोहित 16 तारीख की शाम तक सोया रहा, उस बीच में अपूर्वा ने उसे एक बार भी जगाया क्यों नहीं। डिफेंस कॉलोनी में 15-16 अप्रैल की दरमियानी रात को जितने भी लोग मौजूद थे, उन सभी लोगों को अलग अलग रखा गया। उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करने दिया गया। उन सभी लोगों के मोबाइल की जांच की गई। मोबाइल जांच में पुलिस का शक एक बार फिर से अपूर्वा की ओर मुड़ गया। जब पुलिस ने अपूर्वा के मोबाइल की डिटेल्स लेने की कोशिश की तो पता चला कि उसने घटना वाले दिन की कई जानकारियों को अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अपूर्वा और रोहित के रिश्तों के बारे में पता करना शुरू किया। शुरुआत से ही रोहित और अपूर्वा के रिश्ते ठीक नहीं थे। अपूर्वा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उनके रिश्तों में दरार डाला था। उज्ज्वला तिवारी ने आरोप लगाया था कि अपूर्वा ने रोहित से केवल इसलिए शादी की थी क्योंकि वो दिवंगत दिग्गज नेता एनडी तिवारी का बेटा था। अपूर्वा को लगता था कि रोहित से शादी करने के बाद उसे इंदौर में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा शादी के कुछ ही दिनों बाद अपूर्वा अपने मायके वालों के लिए रोहित से एक अलग घर की मांग कर रही थी, जिसे रोहित टालता जा रहा था। इस बात को भी लेकर दोनों के बीच काफी झगड़े होते रहते थे। आगे चलकर इनके रिश्ते तब और बदतर हो गए जब अपूर्वा को रोहित की एक महिला मित्र के बारे में पता चला। वो महिला मित्र कोई और नहीं बल्कि रोहित की वो महिला रिश्तेदार थी जो उत्तराखंड से दिल्ली आते समय रोहित के साथ कार में बैठी थी और जो उज्ज्वला तिवारी के साथ रहती थी। रोहित और उस महिला रिश्तेदार के बीच की नजदीकियों को लेकर अपूर्वा और रोहित में अक्सर झगड़े होते रहते थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद रोहित और अपूर्वा ये जान गए थे कि उन दोनों की शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। 29 मई 2018 को अपूर्वा अपने माता पिता के घर रहने चली गई। जुलाई महीने में वो वापस चली आई और उसने अपने पति रोहित को तलाक का नोटिस भेज दिया। रोहित शेखर उस समय हृदय रोग से पीड़ित थे और वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। अपूर्वा मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां भी दोनों पति पत्नी में जमकर बहस हुई। हालांकि दोनों में जल्द सुलह भी हो गई और दोनों एक बार फिर से डिफेंस कॉलोनी वाले घर में साथ रहने लगे। रोहित और अपूर्वा के बीच ये शांति बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 2019 के मार्च महीने में रोहित और अपूर्वा के बीच एक बार फिर से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद अपूर्वा अपने माँ बाप के घर लौट गई। अपूर्वा 3 मार्च से 29 मार्च तक अपने माता पिता के साथ रही। फिर 30 मार्च को रोहित के डिफेंस कॉलोनी वाले घर लौट आई। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला तिवारी ने भी इस बात का दावा किया कि उनके बेटे और अपूर्वा के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण थे। उनका कहना था कि अपूर्वा का परिवार बहुत लालची है और वो उनके बेटों की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। जांच अधिकारी अपूर्वा से सख्ती से पूछताछ करने लगे। अपूर्वा पूछताछ में बार बार अपने बयान बदलती रही, जिससे जांच अधिकारियों का शक उस पर और गहराता गया।
घटना वाली रात को घर में मौजूद नौकरों से पूछताछ में पता चला कि घटना वाली रात में अपूर्वा और रोहित के बीच खूब लड़ाई हुई थी। वहीं अपूर्वा इस लड़ाई वाली बात से इनकार करती रही। उसने बताया कि घटना वाले दिन रोहित से उसकी कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। रोहित तो पूरे समय अपने कमरे में सोया हुआ था। क्राइम ब्रांच की लगातार पूछताछ और सबूतों को अपने खिलाफ जाते देख आखिरकार अपूर्वा टूट गई और उसने ये मान लिया कि रोहित शेखर की हत्या उसी ने की थी। अपूर्वा शुक्ला तिवारी को 24 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहित की हत्या पहले से सुनियोजित नहीं थी। खुलासा हुआ कि रोहित की हत्या की वजह एक वीडियो कॉल थी जिसे 15 अप्रैल को अपूर्वा ने रोहित को उत्तराखंड से दिल्ली लौटते हुए किया था। अपूर्वा ने 15 अप्रैल की शाम को करीब 7:30 बजे रोहित को वीडियो कॉल किया था। कॉल गोलू ने उठाया जो ड्राइवर सीट के बगल में बैठा था और बाद में रोहित को दे दिया। रोहित से बात करते समय अपूर्वा की नज़र रोहित के बगल में बैठी उस महिला रिश्तेदार पर चली गई जिसे लेकर अक्सर उसकी रोहित से लड़ाई होती रहती थी। अपूर्वा तब और भड़क गई जब उसने देखा कि रोहित और वो महिला कार में एक साथ शराब पी रहे थे। कुछ समय बाद ही रोहित ने कॉल काट दी। उस समय अपूर्वा ने कुछ नहीं कहा, वो खून का घूंट पीकर रह गई। अपूर्वा रोहित की उस महिला रिश्तेदार से बहुत चिढ़ती थी। अपूर्वा को लगता था कि वो महिला रिश्तेदार चाहती है कि रोहित अपनी संपत्ति का हिस्सा उसके बेटे को दे दे, क्योंकि वो महिला अक्सर कहती रहती थी कि आपके घर का ही तो बच्चा है। अपूर्वा ये महसूस करती थी कि रोहित को उसके बच्चे से कुछ ज्यादा ही लगाव था। कहीं ना कहीं अपूर्वा को ये शक था कि वो बच्चा रोहित का ही है। उसे लगता था कि आगे चलकर वो बच्चा भी संपत्ति का हिस्सेदार बन जाएगा। वहीं रोहित के भाई शेखर ने अपने हिस्से की संपत्ति उसी महिला रिश्तेदार के बेटे के नाम करने का ऐलान किया था। इससे भी अपूर्वा चिढ़ी हुई थी। उसे लगता था कि संपत्ति में उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। यही वजह थी कि रोहित को उस महिला के साथ कार में एक साथ शराब पीते देखकर अपूर्वा भड़क गई थी। 15 अप्रैल की रात को रोहित और घर के सदस्य दिल्ली लौट आए और डिफेंस कॉलोनी वाले घर में डिनर करने लगे। तब अपूर्वा ने देखा कि रोहित तो नशे में था ही, साथ में उसकी महिला रिश्तेदार भी नशे में थी। डिनर के बाद जब रोहित की माँ और वो महिला तिलक लेन चले गए तब अपूर्वा का पारा गर्म होने लगा। अपूर्वा ने अपना डिनर खत्म किया, फिर उसने टीवी पर कुछ समय तक क्राइम शो सावधान इंडिया देखा। फिर 15-16 तारीख की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे वो ऊपर पहले फ्लोर पर गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए, फिर वो रोहित के कमरे में गई। अपूर्वा ने देखा कि रोहित आधी नींद में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इसके बावजूद अपूर्वा उससे बात करने की कोशिश करने लगी। अपूर्वा ने रोहित से पूछा कि जब तुम कार में शराब पी रहे थे तो क्या तुम्हारे साथ वो महिला भी शराब पी रही थी? इस पर रोहित ने कह दिया कि हाँ, साथ में पी रहे थे और वो भी एक ही ग्लास में पी रहे थे। इस बात को सुनकर अपूर्वा के पूरे बदन में आग लग गई। गुस्से में वो रोहित को पीटने लगी। अपूर्वा रोहित के ऊपर बैठ गई और उसका गला पकड़कर दबाने लगी। रोहित नशे में था, वो अपूर्वा का विरोध नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अपूर्वा ने तकिया उठाया और उससे रोहित का मुंह दबा दिया, जिससे रोहित की मौत हो गई। चूंकि अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में वकील थी तो उसे सारी संभावनाओं का आभास था कि आगे पुलिस कैसे जांच करेगी, क्या क्या जांच करेगी। अपने समझ तक उसने रोहित के रूम से सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की और तो और उसने रोहित के कमरे के पास वाले सीसीटीवी कैमरे को भी खराब कर दिया। जब उसे पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि उसके पति की सांसें बंद हो गई हैं और कमरे के सारे सबूत उसने नष्ट कर दिए हैं, तब वो रोहित के कमरे से बाहर चली गई। उसे लगा था कि रोहित की मौत को उसके दिल की बीमारी से जोड़ दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अपूर्वा ने जांच अधिकारियों को बताया था कि उसे उस रात नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसने ये भी बताया कि उसने कई अरसे बाद खुद को स्वतंत्र महसूस किया। अगली सुबह 11 बजे अपूर्वा अपने कमरे से नीचे आई। वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई रोहित के कमरे में उसे जगाने जाए, पर कोई गया नहीं। इसीलिए उसने गोलू को रोहित के कमरे में भेजा, जिसने रोहित की नाक से खून बहते और उसे बेहोश पड़े देखा, जिसके बाद सारी बातें खुल के सामने आईं। अपूर्वा ने पुलिस को बताया कि रोहित उससे प्यार नहीं करता था, वो उसके माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करता था और उसकी माँ उज्ज्वला उसे हर समय ताना मारती रहती थी। खैर,
मामला अदालत में गया और अपूर्वा तिहाड़ जेल में। 3 साल की पुलिस हिरासत के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपूर्वा को जमानत दे दी। रोहित की मां उज्ज्वला ने कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। तो यही कहानी थी एनडी तिवारी के पुत्र रोहित शेखर के मौत की। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।